समंथा, अब वो तुम्हें मार डालेंगे। अचानक ही अजनबी ने समंथा के नजदीक आकर ये बात कही और समंथा लरस कर रह गई। उसने खौफ, बेबसी और तजस्सुस से पूछा, क्यों? अजनबी ने कहा, क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया है और अब वो अपने खिलाफ हर सबूत मिटा देंगे। तुम सबसे बड़ा सबूत हो समंथा। अजनबी की बात बमुश्किल मुकम्मल हुई थी जब फोन की घंटी बजने लगी। समंथा ने अजनबी की तरफ चौंक कर इजाजत तलब नजरों से देखा। उसने कहा, फोन अटेंड करो समंथा, लेकिन मेरी दरखास्त है कि मेरी मौजूदगी की इत्तला न देना। समंथा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ पर शाहिद मियाँ की बीवी के रोने की आवाजें आ रही थीं। समंथा का दिल दहल गया। बोली, हेलो हेलो, क्या बात है भाभी आप? उसकी बात नामुकम्मल ही थी जब दूसरी तरफ से रोते रोते मिसेस शाहिद मियाँ ने कहा, समंथा, किसी ने शाहिद मियाँ को गोली मार कर हलाक कर दिया। समंथा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। बमुश्किल वो संभली और बमुश्किल एक दो बातें करने के बाद फोन रख दिया। फोन रख कर जब वो अजनबी की तरफ घूमी तो खौफ से उसका चेहरा जर्द हो रहा था। अजनबी को कुछ अंदाजा तो हो गया था, लेकिन उसने पूछना ज्यादा मुनासिब न जाना। खौफजदा और सहमी हुई समंथा ने कहा, किसी ने शाहिद मियाँ को मार डाला। अजनबी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें अभी बताया है समंथा कि वो तमाम सबूत खत्म कर देंगे। समंथा बोली, लेकिन मैं पुलिस को। उससे ढंग से बात नहीं हो रही थी। अजनबी ने उसे समझाया, कहा, जिंदगी में कभी ऐसी गलती न करना समंथा, जहां वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। वो बोली, मैं क्या करूं? माय गॉड, उन्होंने शाहिद मियाँ को मार डाला। वो बहुत सरसीमा दिखाई दे रही थी। अजनबी ने कहा, तुम नॉर्मल हो जाओ समंथा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, प्लीज नॉर्मल होने की कोशिश करो। उसने ये बात कुछ ऐसे शरीफाना अंदाज में कही कि समंथा उसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझने लगी। ड्राइंग रूम के सामने समंथा की किचन में उसने कॉफी सेट से कॉफी तैयार की। इसी दौरान उसने एक मर्तबा भी पलटकर समंथा की तरफ नहीं देखा, जो वहां से साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन समंथा के लिए अपनी जगह से हरकत करना भी मुमकिन नहीं था। शाहिद मियाँ से वो कुछ देर पहले अलग हुई थी और अब वो मारे गए। शाहिद मियाँ की मौत की इत्तला ने उसके आसाब तोड़ डाले थे। वो बिल्कुल खाली दिमाग होकर रह गई थी। फिलवक्त उसे उस अजनबी से ज्यादा कोई अपना हमदर्द दिखाई नहीं दे रहा था। अजनबी ने कॉफी का मग तैयार कर लिया था। उसने ऊंची आवाज से उसके लिए शुगर दरियाफ्त की और समंथा के लिए मग लेकर आ गया। दूसरा मग उसने खुद थाम रखा था। समंथा को अफसोस सा हुआ। बोली, आई एम सॉरी, कॉफी मुझे तैयार करनी चाहिए थी। अजनबी ने कहा, नो प्रॉब्लम, तुम इत्मीनान से कॉफी पियो। वो बोली, मैं क्या करूं, बेचारे शाहिद मियाँ। समंथा ने बमुश्किल 2 घूंट हलक में उतारने के बाद सवाल किया। कॉफी ने उसके तने हुए आसाब को कदरे ढीला कर दिया था। अजनबी ने, जो अब उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था, उससे कहा, एक रास्ता है मेरे पास तुम्हारे लिए। समंथा ने उसकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा। बोली, वो क्या? अजनबी ने कहा, देखो समंथा, अब ये मुल्क तुम्हारे लिए महफूज नहीं रहा। तुम जानती हो उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं। वो बोली, जानती हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। शाहिद मियाँ की मौत के बाद मेरा यहाँ रहना मुमकिन भी नहीं। अजनबी ने कहा, अगर तुम हमारे साथ ताउन करो तो तुम्हें यूरोप के किसी मुल्क में भेजा जा सकता है। अजनबी ने उसे अचानक ही ऑफर कर दी। उसने संभल कर पूछा, क्या चाहते हो मुझसे? अजनबी ने उसकी आंखों में झांका। बोला, सच, बस तुम एक मर्तबा अपना सारा सच रिकॉर्ड करवा दो। अचानक ही कॉल बेल की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। समंथा पर घबराहट तारी हो गई। उसने अजनबी की तरफ बड़ी रहम तलब नजरों से देखा। वो बोला, दरवाजा एहतियात से खोलना, मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन किसी को न बताना। बेफिक्र रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अजनबी ने बमुश्किल इतना कहा और अपना कॉफी वाला मग वहां से उठाकर एक कोने में छुपा दिया। खुद को पर्दे के पीछे इस पोजीशन में छुपा लिया कि अंदर वाले उसके बराह रास्त निशाने की जद पर होते। उसने इशारा से समंथा को तसल्ली देकर दरवाजे की तरफ भेजा। समंथा ने दरवाजे के की होल से देखा। बाहर अशोक खड़ा था। उस पर घबराहट तारी हुई, लेकिन हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। अशोक ने उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही कहा, हेलो डार्लिंग। लेकिन अचानक ही एक और शख्स, जो शायद उस पोजीशन में खड़ा था कि उसे दिखाई न दे, अंदर घुस आया। समंथा ने खौफजदा होकर पूछा, ये कौन है? अशोक बोला, अपना बंदा है डार्लिंग, कम ऑन। अशोक समंथा को अपने बाजुओं के हिसार में जकड़कर ड्राइंग रूम तक ले आया। उसका हमराही भी दोनों के पीछे आ गया। उसकी शक्ल ऐसी खौफनाक थी कि समंथा को अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। अशोक की शक्ल में आज उसे अपना कातिल साफ दिखाई दे रहा था। अशोक ने पूछा, क्या कर रही थी? समंथा खौफजदा थी, बोली, कुछ नहीं। अशोक ने कहा, अच्छा भाई, ज्यादा सस्पेंस शायद मुनासिब ना हो। देखो समंथा, एक मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना है कि तुमने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और दूसरी बुरी खबर यह है कि अब तुम्हें मरना होगा। उसने आखिरी बात इतने शफ़ाक लहजे में मुस्कुराते हुए कही कि समंथा का दिल धक से रह गया।
वो बमुश्किल हकलाई, क्या? अशोक बोला, ओहो डार्लिंग, प्लीज बी नॉर्मल, हमारा काम मुश्किल ना करो। समंथा डार्लिंग, बात यह है कि एजेंसी ने तुम्हारे कत्ल का हुक्म दिया है। ये लोग तो तुम्हें फौरन मार देना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा इतनी जल्दी भी क्या है, भाई तुम्हारा दोस्त हूं ना। अच्छा खैर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसे देख रही हो ना, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। अशोक इस तरह नॉर्मल लहजे में मजे ले लेकर बात कर रहा था जैसे उसे किसी बड़े इनाम की खुशखबरी दे रहा हो। समंथा को अपने बदन से जान निकलने का एहसास हुआ। वो बोली, अशोक तुम मुझे? अशोक बोला, हाँ, आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन अब ये नागुज़ीर है। अच्छा, हम तुम्हें इस तरह मारना चाहते हैं कि ये मौत खुदकुशी लगे। तुम प्लीज हमारे साथ ताउन करना, नाइस बेबी, हमेशा की तरह। अशोक किसी साइको की तरह बातें कर रहा था। समंथा को खौफ और बेबसी ने यह भी भुला दिया था कि कोई यहाँ मौजूद है। अशोक के साथी ने बिजली किसी फुर्ती के साथ छत से लटकते पंखे से रस्सी बांध कर नीचे लटका दी। अशोक ने उसकी तरफ देखते हुए पिस्तौल निकाल लिया। बोला, ये फंदा अपने गले में डाल लो। समंथा फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अपना सारा जिस्म फालिज ज़दा महसूस हो रहा था। अशोक के साथी ने एक बड़ी सी गाली देकर समंथा की तरफ बढ़ना चाहा। बोला, चल साली, इतनी देर क्यों लगा रही है? लेकिन अचानक ही अशोक के पिस्तौल वाले हाथ पर गोली लगी और एक चीख उसके मुंह से निकली। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। उसके हाथ से खून का फव्वारा उबल रहा था। अजनबी सामने आ गया। उसने अपने पिस्तौल पर साइलेंसर लगाया हुआ था। अशोक और उसका साथी हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। इससे पहले कि उन्हें सूरत हाल की समझ आती, अजनबी ने अपनी जगह खड़े खड़े घूमकर जोरदार जरब अपने पिस्तौल के दस्ते से अशोक के साथी के सर पर लगाई, जो धड़ाम से जमीन बोस हो गया। अशोक के मुंह से अभी एक गाली ही निकल पाई थी कि अजनबी ने वही अमल उसके साथ दोहराया और वो जमीन चाटने लगा। समंथा फटी फटी आंखों से सारा मंजर देख रही थी। अभी तक वो इस सदमे से मुकम्मल संभल नहीं पाई थी। अजनबी ने काम मुकम्मल होने पर उसकी तरफ देखकर बड़े इत्मीनान से कहा, अपना जरूरी सामान और कागजात पैक कर लो। समंथा ने बमुश्किल एक लफ्ज कहकर दोनों की तरफ इशारा किया। बोली, ये? अजनबी ने कहा, भूल जाओ इन्हें, हमारे पास वक्त कम है, प्लीज समंथा। समंथा को जैसे अचानक ही होश आ गया हो। जान बच जाने और खुद को महफूज करने के एहसास ने उसे नॉर्मल कर दिया। वो अजनबी का मतलब समझ गई थी। बड़ी तेजी से उसने अपने लिए 2 बैग तैयार किए जिनमें उसके तमाम जरूरी कागजात और दीगर चीजें महफूज थीं। दोनों बैग अजनबी ने उठाए और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। अजनबी ने बाहर निकलकर उसके अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक किया और दोनों सीढ़ियों के रास्ते बाहर आ गए। सारी बिल्डिंग पर सन्नाटा तारी था। बारिश ने अचानक जोर पकड़ा था। उसके साथ हवा के तेज झक्कड़ चल रहे थे। दोनों बिल्डिंग के बरामदे तक आए। यहाँ रुककर अजनबी ने अपने जेब से एक सिगरेट लाइटर निकालकर उसे 2-3 मरतबा जलाया और बुझा दिया। समंथा हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। उसे जल्द ही समझ में आ गई कि अजनबी ने शायद इस तरह अपने किसी साथी को सिग्नल दिया है, क्योंकि दूसरे ही लम्हे एक कार उनके करीब आकर रुक गई। अजनबी ने दोनों बैग कार की सीट पर फेंके, समंथा को दरवाजा खोलकर अंदर बिठाया और खुद अगली सीट पर बैठ गया। कार अंधेरी और तूफानी रात में खटमंडू की सड़कों पर भागती चली जा रही थी। उनका रुख किसी मज़ाफाती इलाके की तरफ था। इस सफर का इख्तिताम करीबन 1.5 घंटे के बाद हुआ। अजनबी ने दोबारा बैग थामे और दोनों एक छोटे से खूबसूरत घर में पहुंच गए जो पहाड़ी के कोने में बना हुआ था और दूसरों से अलग थलग दिखाई दे रहा था। कार उन्हें उतार कर चली गई। उनकी आमद पर पहले से मुंतजर एक मुअद्दब नेपाली ने दरवाजा खोला और दोनों महफूज हो गए। अजनबी ने उसे बेडरूम, किचन और दूसरे कमरे दिखा दिए। उसे नॉर्मल रहने की तलकीन करते हुए उसके महफूज होने का एहसास दिलाया। खुदा जाने उसके लहजे में क्या तयक्कुन छुपा था कि समंथा बिल्कुल मुतमईन हो गई। सुबह जब अजनबी घर से जाने लगा तो समंथा ने अचानक ही पूछ लिया, आपका नाम? अजनबी ने कहा, तुम मुझे हामिद कह सकती हो। अच्छा, खुदा हाफिज, अब शाम को मिलेंगे। और वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। जलगांव से नुमान की रुखसती बड़ी भरपूर थी। चाणक्य प्रसाद और उसके साथी एक जुलूस की सूरत उसे रुखसत करने बस अड्डे तक आए थे। उन्होंने बतौर खास पंडित ब्रिज मोहन महाराज के लिए ड्राइवर के बिल्कुल सामने की खुसूसी सीट रिजर्व करवाई थी और उसे अच्छी खासी धमकियां देते हुए कहा था कि अगर पंडित जी को रास्ते में कोई बेआरामी हुई तो वो उसे बस समेत जला देंगे। ड्राइवर ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो पंडित जी का खास ख्याल रखेगा और उसने ऐसा ही किया। बस अड्डे से आरएसएस के कारकुनों के पुरजोश नारों के शोर में रुखसती हुई और नुमान ने खुदा का शुक्र अदा किया। वो जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहता था। किसी भी मरहले पर उसकी अहमियत बेनकाब हो सकती थी।
हालात ने उसे हादसाती तौर पर आरएसएस से टकरा दिया था, लेकिन वो अंदाजा कर सकता था कि अगर खुदा न खास्ता उन लोगों को उसकी असलियत का इल्म हो गया तो वो उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। 150 किलोमीटर के इस सफर में बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने दर्जनों मर्तबा उससे किसी भी सेवा के लिए दरियाफ्त किया था। वो नहीं चाहते थे कि पंडित जी की तबे नाजुक पर कुछ गिरा गुजरे। कंडक्टर रास्ते से सवार होने वाली सवारियों को पंडित जी का तारुफ करवाता जा रहा था और बस का करीबन हर मुसाफिर अब तक उसके चरण छूकर उससे आशीर्वाद हासिल कर चुका था। नुमान ने भी खुद को तन बतकदीर छोड़ दिया था और किसी भी श्रद्धालु को मायूस नहीं किया था। वो हर एक के सर पर हाथ धरकर उसे आशीर्वाद दे रहा था। खुदा खुदा करके खांडवा आया तो उसने सुकून का सांस लिया। लॉरी अड्डे से वो पैदल ही शहर के बाहर खेतों की तरफ चल दिया और इस मर्तबा जब वो शहर को वापस पलटा तो उसका हुलिया खासा तब्दील हो चुका था। उसने अपनी पंडितायत को यहाँ खैरबाद कह दिया, क्योंकि इस दौरान जितनी मशहूरी उसकी हो चुकी थी उससे कोई भी खतरा जन्म ले सकता था। उसके लिए कोई भी मसला खड़ा हो सकता था। नुमान ने एक लम्हे के लिए भी इस बात को फरामोश नहीं किया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। अब वो एक आम हिंदू नौजवान की तरह पतलून शर्ट और स्वेटर पहने अगली बस में सवार हो रहा था। उसने खांडवा में रहने की बजाय मुसलसल सफर जारी रखने को तरजीह दी, क्योंकि उन इलाकों में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद तनाज़े की वजह से खासी गर्मजोशी पाई जाती थी और अयोध्या के किसी भी पंडित का यहाँ मौजूद रहना यहाँ के ज़ईफुल एतक़ाद लोगों के लिए बड़े धन भाग्य की बात थी। वो सब उसके गिर्द भिड़ों की तरह मजमा लगाकर उससे अयोध्या के वाक़यात जानने की ख्वाहिश करते, जो बार बार सुनाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। ऐन मुमकिन था कि यहाँ कोई अयोध्या का और पंडित भी बराजमान हो। रात गए बस ने उसे जबलपुर पहुंचा दिया। रात उसने जबलपुर के आम से होटल में क़याम करके आगे निकलने का इरादा किया था और अब यही अज़्म लेकर एक होटल की तरफ जा रहा था। होटल कैलाश का शुमार जबलपुर के अच्छे होटलों में होता था। नुमान को इस बात का तो इल्म नहीं था कि यहाँ के होटल कैसे हैं या कहाँ हैं, क्योंकि वो जिंदगी में पहली मर्तबा जबलपुर आया था और वो भी एक हादसे का शिकार होकर। होटल कैलाश की इस्तकबालिया पर एक तरहदार लड़की ने उसे खुशामदीद कहा। नुमान ने एक ब्रीफकेस और बैग थामा हुआ था और अपना तारुफ उसने इलाहाबाद के एक व्यापारी की हैसियत से करवाया। मुअद्दब लड़की ने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर नुमान ने मतलूबा इंदराज किए और थोड़ी देर के बाद वो कमरा नंबर 220 में मौजूद था। दूसरी मंजिल पर मौजूद उस कमरे में जरूरियात जिंदगी की हर शय बड़े सलीके से सजाई गई थी और नुमान यहाँ कुछ वक्त आराम से गुजार सकता था। इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने हस्बे मामूल उसके दर्ज करदा मुंदरिजात एक कागज पर मुंतकिल किए, जिस पर पहले से 8-10 ऐसे ही मेहमानों की तफसील दर्ज थी और उन्हें एक लिफाफे में बंद करके रख दिया। ये लिफाफा थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर ने उनसे वसूल करना था। ये उनकी मामूल की प्रैक्टिस थी। गुज़श्ता 10 साल से कायम होटल कैलाश की इंतजामिया को पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ था जब शहर के नए एसपी साहब ने तमाम होटलों को सख्ती से हिदायत की थी कि वो रोज़ाना नए आने वाले मुसाफिरों के लिखे गए मुंदरिजात एक कागज़ पर दर्ज करके उन्हें पहुंचाया करें। होटल वालों के लिए इस हुक्म की तामील बादिल नखास्ता ही सही लेकिन नागुज़ीर थी, क्योंकि जबलपुर में गुज़श्ता 3-4 माह से दहशतगर्दों की नकलो हरकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत हालिया हंगामों में मुसलमानों की तरफ से हिंदू बलवाइयों का मुकाबला करके उन्हें नुकसान पहुंचाना भी था। जबलपुर की इंतजामिया कभी इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मुसलमान जहां इतनी ताकत हासिल कर लेंगे कि वो हिंदू बलवाइयों का न सिर्फ मुकाबला करें बल्कि उन्हें मुकाबलतन ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएं। शहर से खतरनाक हथियारों की बरामदगी एक और बड़ी वजह थी और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां ये समझ रही थीं कि जरूर इस साजिश में पाकिस्तानी एजेंसी का हाथ है। सीबीआई के एक इंस्पेक्टर ने हस्बे मामूल लिस्ट हासिल की और अपने ऑफिस में पहुंचकर कैलाश होटल में क़याम करने वाले मुसाफिरों के वहां लिखे दूसरे शहरों के एड्रेस और टेलीफोन नंबरों से उनकी तस्दीक करने लगा। सब इंस्पेक्टर राधे श्याम के लिए भी ये रोजाना की प्रैक्टिस एक मुस्तकिल जहनी अजाब बनकर रह गई थी। आज तक किसी मुसाफिर का एड्रेस या बताया हुआ टेलीफोन नंबर गलत साबित नहीं हुआ था, लेकिन 2 माह पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस में कायम हुए एंटी टेररिस्ट सेल के इंचार्ज धनपत सिंह ने इतनी सख्ती से यह हुक्म दिया और उस पर अमल दरामद की निगरानी शुरू की थी कि वो लोग परेशान हो गए थे। 2 माह में 3 एएसआई और सब इंस्पेक्टर हाजिर हो चुके थे जिन्होंने अपने काम में मामूली सी कोताही दिखाई थी। दिल्ली से जबलपुर तक धनपत सिंह का सफर उसके लिए एक भयानक ख्वाब की हैसियत रखता था। निरूपा रॉय की तरफ से उस पर लगाए गए इल्जामात को रॉ ने कतन नजरअंदाज नहीं किया था, बड़ी सख्ती से उनका नोटिस लिया था।
तफ्तीश व तहकीक के वो तमाम मराहिल जिनसे निरूपा रॉय गुजरी, उन सब से धनपत सिंह को भी गुजरना पड़ा, लेकिन वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी होने के नाते कदरे महफूज रहा और एजेंसी को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने में कामयाब हो गया। उसने अपने इस जुर्म का एतराफ़ ज़रूर कर लिया था कि वो निरूपा रॉय से जिनसी ताल्लुक़ उस्तवार करने के लिए उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, और ये कोई ऐसा नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं था जिस पर उसे मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता। 4 माह के बाद फिर वो अपने पुराने ओहदे पर बहाल हो चुका था। अलबत्ता उसे सख्ती से हिदायत कर दी गई थी कि वो निरूपा रॉय नाम की किसी लड़की से कोई भी ताल्लुक़ न रखे और ना ही उससे किसी तरह भी इंतकाम लेने का तसव्वुर करे, और उसने ये हुक्म मान लिया। धनपत सिंह सख्त कीना परवर आदमी था। वो ऊंट की तरह अपना इंतकाम काफी अरसे तक अपने अंदर छुपाए रखने की हिम्मत रखता था। अपने सीनियर से उसने अहद किया था कि निरूपा रॉय से मुतल्लिक माजी के हर ताल्लुक और हर तलखी को भूल जाएगा, लेकिन उसका दिल कभी साफ ना हुआ। उसने अब भी अपने दिल में यही ठान रखी थी कि जिंदगी के जिस मोड़ पर भी निरूपा रॉय उसे मिली वो हिसाब जरूर बराबर करेगा, लेकिन निरूपा उसे कभी न मिली। अलबत्ता उसे ये खबर अपने ज़राए से ज़रूर मिल गई कि निरूपा रॉय ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और अब उसे उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि वो कभी न कभी अपने इंतकाम की आग ज़रूर ठंडी कर लेगा। उसने अपने तौर पर निरूपा को खोजने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो यूं गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। धनपत सिंह ने भी अपनी मसरूफियात और फिर एजेंसी से किए गए वादे के मुताबिक उसे फिल वक्त फरामोश कर दिया था। अलबत्ता उसके इंतकाम ने अब एक नई राह तलाश कर ली थी। वो जब भी मौका मिलता हाई कमीशन के किसी मुलाजिम पर जरूर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ लेता, और ये मौका उसे मिलता रहता था। धनपत सिंह अपनी अय्याशी के साथ साथ सख्त गिरी के लिए भी खासी शोहरत रखता था। उसे आतंकवाद से निमटने की खुसूसी तरबियत भी हासिल थी, और इसी तरबियत और खुसूसियत ने उसे एंटी टेररिस्ट सेल तक पहुंचा दिया था। रॉ और भारत की दूसरी एजेंसियों ने मिलकर ATC बनाया था, जिसमें ये एजेंसी के माहिरीन शामिल थे। धनपत सिंह को रॉ की तरफ से यहाँ भेजा गया था, और 3-4 मुख्तलिफ शहरों में खिदमात अंजाम देने के बाद अब वो गुज़श्ता 2 माह से जबलपुर में मौजूद था। ATC सेल को जो खुसूसी इख्तियारात हासिल थे, उनकी वजह से भारतीय पुलिस अक्सर शाकी रहती थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि ATC अब भारत की मजबूरी बनकर रह गई थी। जबलपुर में अपनी तैनाती के अगले ही रोज़ उसने मकामी CBI से और दूसरी एजेंसियों के उन मुलाजमीन को जो उसके दायरा इख्तियार में आते थे अपने पास तलब करके उनका बाकायदा दरबार मुनक्किद किया और उन्हें खुसूसी ब्रीफिंग दी, जिसमें उसने जबलपुर के आम होटलों में क़याम करने वाले ताज़ा दम मुसाफिरों की रोज़ाना फहरिस्त की फराहमी और उनके बताए हुए एड्रेसों की काउंटर चेकिंग का हुक्म जारी किया। मकामी मुलाजमीन के लिए ये बड़ा तकलीफ दे काम था, लेकिन उन्हें ये करना पड़ता था। अलबत्ता उन्होंने 15-20 रोज़ बाद इस काम को कागजी कार्रवाई तक महदूद कर दिया, क्योंकि सैकड़ों लोगों की रोजाना काउंटर चेकिंग कहाँ मुमकिन थी। जो 6-7 इंस्पेक्टर इस काम पर मामूर थे, वो लिस्ट तो होटलों से ले जाते, लेकिन खुद ही ओके करके दाखिल दफ्तर कर दिया करते। सब इंस्पेक्टर राधे श्याम ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बराह रास्त धनपत सिंह के जेर कमान था, और जबलपुर के जिन 3 होटलों की लिस्टें वो लाया करता था, उनकी काउंटर चेकिंग कभी कभी अचानक धनपत सिंह भी कर लिया करता था। और आज भी ऐसा ही हुआ। कैलाश होटल की लिस्ट उसके सामने मेज पर धरी थी, और राधे श्याम मौद्दब सामने खड़ा था। उसने अमित पांडे नाम के एक मुसाफिर के नाम पर उंगली जमाते हुए कहा, इस विजिटर का कोई फोन नंबर नहीं लिखा। राधे श्याम ने टरखाना चाहा, बोला, सर कुछ लोगों के फोन नंबर नहीं होते ना। धनपत सिंह ने कदरे तलखी से कहा, मिस्टर राधे श्याम, टेक इट सीरियसली। मैंने कह रखा है हर होटल के मुसाफिर के फोन नंबर का इंदराज जरूरी है। अगर उसका पर्सनल नंबर नहीं है तो उसका PP नंबर दर्ज होना चाहिए, वो भी नहीं तो उसके पोस्ट ऑफिस का पता मौजूद हो। राधे श्याम ने अपने लहजे की तलखी पर काबू पाते हुए कहा, ओके सर, आइंदा ख्याल रखूंगा। वो नहीं चाहता था कि अपने अफसर की इस फजूल बात पर तवज्जो दे, लेकिन नौकरी भी उसकी मजबूरी थी। उसके लिए फिलवक्त धनपत सिंह से जान खलासी करवाना ही सबसे ज्यादा अहम बात थी। धनपत सिंह ने लिस्ट पर नजरें जमाते हुए कहा, कहाँ का पैसेंजर है ये? इलाहाबाद का? राधे श्याम बोला, यस सर। वो जाते जाते फिर रुक गया, हालांकि वो सल्यूट मारकर जान छुड़ाने के चक्कर में था। धनपत सिंह ने उसके इरादों पर पानी फेरते हुए कहा, ठीक है, इलाहाबाद में देवी दत्ता साहब को लाइन मिलाओ। राधे श्याम ने एक कोने में धरे फोन की तरफ बढ़ते हुए कहा, यस सर। फोन के नजदीक मेज पर धरी अहम टेलीफोन नंबरों की फहरिस्त से उसने ASI इलाहाबाद का नंबर तलाश करके डायल किया और देवी दत्ता को लाइन पर लाकर फोन धनपत सिंह की तरफ बढ़ा दिया। धनपत सिंह ने अपने पुराने साथी देवी दत्ता को पहले तो मामूल की गालियां देकर उसकी खैरियत दरियाफ्त की, और उसके बाद उसे अमित पांडे की इंक्वायरी करके फौरन आगाह करने के लिए कहा। राधे श्याम इस दौरान एक कोने में मौद्दब खड़ा रहा। वो दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा कर रहा था कि अब उसकी जान छूट जाएगी,
क्योंकि आज उसे बाहर सूरत अपने ससुराल जाना था। उसकी पत्नी ने कह दिया था कि जब तक वो खुद उसे लेने नहीं आएंगे वो घर वापस नहीं आएगी। उसे राधे श्याम की बेहुदा नौकरी से अब चिढ़ होने लगी थी। राधे श्याम को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। उनकी शादी को 2 साल हुए थे और दोनों अभी तक खुद को कंवारे ही समझ रहे थे, क्योंकि अभी तक बेऔलाद थे। उसकी ख्वाहिश थी कि जैसे ही धनपत सिंह फोन रखे उससे इजाजत लेकर चला जाए, लेकिन फोन लंबा ही होता जा रहा था। 10-12 मिनट के बाद जब धनपत सिंह फारिग हुआ तो उसने फोन रख कर राधे श्याम की तरफ देखा। इससे पहले कि राधे श्याम अपना मुद्दा जबान पर लाए, धनपत सिंह की जबान से तीर की तरह ये अल्फाज निकले और राधे श्याम के आसाब पर बम बनकर फटे। वो बोला, देवी दत्ता जी 1 घंटे बाद रिपोर्ट कर रहे हैं, तुम अपनी सीट पर मौजूद रहना। राधे श्याम का जी तो यही चाहता था कि बढ़कर उसका मुंह नोच ले, लेकिन ये कुछ उसके इख्तियार में कहा था। उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए जख्मी नजरों से धनपत सिंह की तरफ देखा और सर झुकाकर अपने कमरे की राह ली। अपने कमरे में आकर उसने बाकी स्टाफ तक यही हुक्म पहुंचाया और सब मिलकर धनपत सिंह की जान को रोने लगे। इलाहाबाद वालों की रिपोर्ट रात 1 बजे मौसूल हुई। देवी दत्ता ने धनपत सिंह को खुद आगाह किया था कि अमित पांडे कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है। न सिर्फ मुतल्लिका एड्रेस बल्कि दूर नजदीक भी इस नाम के किसी आदमी का वजूद नहीं पाया जाता। धनपत सिंह ने कहा, तो ये बात है, ठीक है। अब वो तेजी से अगली हिकमत अमली तय कर रहा था।